यह हांगकांग के एक पावर प्लांट की कहानी है, जहां एक रहस्यमय हैकर ने सिस्टम हैक कर लिया, जिससे कूलिंग मशीन बंद हो गई और एक बड़ा विस्फोट हुआ। इसमें सैकड़ों कर्मचारी मारे गए या घायल हो गए और 10 किलोमीटर के दायरे में लोगों को निकाला गया। इस बीच अमेरिका में हैकर निक को जेल से बाहर निकाला गया, क्योंकि उसके पास से एक छिपा हुआ डिवाइस मिला और उसके ब्लॉक के सभी अपराधियों को हाल ही में पैसे मिले थे। निक ने इनकार किया और उसे एकांत कारावास में डाल दिया गया। चीन में कैप्टन दावाई ने सरकार को समझाया कि पावर प्लांट को एक रैट रिमोट एक्सेस टूल से हैक किया गया था, क्योंकि प्लांट के सिस्टम पुराने और असुरक्षित थे। अमेरिका में भी इसी तरह के रिएक्टरों पर हमला हुआ था। दावाई हैकर को पकड़ना चाहता था, लेकिन पावर प्लांट अभी भी बहुत गर्म था, इसलिए उसे ठंडा होने का इंतजार करना पड़ा। दावाई ने FBI से मदद मांगी और एजेंट कैरोल ने अपने बॉस को चीन के साथ काम करने के लिए मना लिया। दावाई को अमेरिकी प्लांट पर हुए हमले का कोड मिला, लेकिन उसे क्रैक करने का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने अपनी बहन लीन, जो एक नेटवर्क इंजीनियर थी, को बुलाया। उसी रात शिकागो में मर्केंटाइल ट्रेड एक्सचेंज भी हैक हो गया। अगले दिन FBI ने कोड का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि रैट 2 लोगों ने लिखा था। दावाई रिपोर्ट से प्रभावित नहीं हुआ और कैरोल से निक की मदद लेने को कहा। कैरोल को ये विचार पसंद नहीं आया, इसलिए दावाई ने रहस्य खोला कि रैट कोड का आधा हिस्सा उसने कॉलेज में एक मजाक के तौर पर लिखा था और आधा निक ने ऐसा लगता है कि हैकर ने उनका कोड चुरा लिया और उसे हमलों के लिए संशोधित किया। एक FBI एजेंट ने निक से जेल में मुलाकात की और उसे रिहाई की पेशकश की, लेकिन निक ने देखा कि वह केवल कुछ हफ्तों के लिए बाहर रहेगा, इसलिए उसने मना कर दिया। निक ने एक नया सौदा पेश किया। अगर वो हैकर को पकड़ लेता है तो उसकी सजा खत्म हो जाएगी, अगर नहीं तो उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा। FBI इतनी हताश थी कि उन्होंने सौदा मान लिया और दावाई ने निक को लेने के लिए आया। उनकी उड़ान के दौरान दावाई ने निक को संशोधित कोड दिखाया, जिस पर कैरोल ने उसे डांटा, क्योंकि समझौते का हिस्सा था कि निक को FBI की देखरेख में ही कंप्यूटर तक पहुंच मिलेगी। कुछ देर बाद निक को मर्केंटाइल ट्रेड एक्सचेंज के टर्मिनल देखने की अनुमति मिली, जिनकी फायरवॉल सबसे सुरक्षित थी। वायरस डालने का एकमात्र तरीका व्यक्तिगत रूप से था, लेकिन केवल बॉस के पास ही उसकी अंगुली के निशान से पहुंच थी। निक ने सिस्टम में जानकारी देखी और पाया कि किसी ने बॉस की USB ड्राइव में कुछ कोड छिपा दिया था। संभावित संदिग्धों के बारे में सोचते हुए बॉस को लोजानो नाम का एक व्यक्ति याद आया, जिसने केवल 1 महीने तक काम किया था और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। बाद में निक और भाई बहन ने कोड का विश्लेषण किया और अधूरी लाइनें देखीं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हैकर को जल्दी पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने अपने खाते को भरने के लिए सोया बाजार पर हमला किया और अब वह कोड खत्म करने में अपना समय बिता सकता है। इसका मतलब था कि वह एक और भी बड़े हमले की योजना बना रहा था। इस बीच FBI को सुरक्षा कैमरों पर लोजानो मिला और उसके टैटू देखकर उन्होंने पाया कि वह एक गिरोह का हिस्सा था और नौकरी पाने के लिए उसने अपनी पहचान बदल दी थी। कई एजेंटों को भेजना संदिग्ध लगेगा, इसलिए निक और लीन ने बात करने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया। हालांकि निक को भागने से रोकने के लिए एक टखने का कंगन मॉनिटर दिया गया था। दोनों लोजानो के अपार्टमेंट में दाखिल हुए और उसे अपनी बाह में एक सुई के साथ मृत पाया। निक और लीन ने लोजानो के कंप्यूटरों की जांच की और शक्तिशाली डिवाइस पाए, जो उसके सभी डेटा को एन्क्रिप्ट करते थे और उसे बिना IP पते के गुमनाम रखते थे, जिसे हैकर ने उसके लिए सेट किया होगा। एक रहस्यमय ईमेल था जिसमें एक बैठक के लिए पूछा गया था और निक ने समय और स्थान की पुष्टि करने के लिए उसका जवाब दिया। निक की निगरानी करने वाला एजेंट जो हुआ उसकी रिपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास सिग्नल नहीं होता है, इसलिए निक उसका फोन ठीक करने के लिए लेता है। वह इस मौके का उपयोग अपने टखने के मॉनिटर को ट्रैक करने वाले ऐप को संशोधित करने के लिए करता है। इस बीच कैरोल और दावाई ने ट्रेड एक्सचेंज बाजार के बॉस से अपने सभी क्लाइंट फाइलों तक पहुंच मांगी। पहले तो उसने मना कर दिया, क्योंकि इससे गोपनीयता भंग होगी, लेकिन जब कैरोल ने प्रेस को ये बताने की धमकी दी कि उसका बाजार अब सुरक्षित नहीं है, तो वह मान गया। एक बार जब उन्हें सभी फाइलें मिल गईं, तो दावाई और कैरोल ने बिक्री की सूची देखी, जब तक कि उन्हें 3 बड़े वॉल्यूम ट्रेड नहीं मिले जो हैक का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से समयबद्ध थे। वे हांगकांग में बैंक खातों से जुड़े थे। शाम को निक और लीन हैकर का इंतजार करने के लिए एक रेस्तरां में गए, लेकिन वह नहीं आया। निक ने सुरक्षा कैमरे देखे और कंप्यूटर की जांच करने के लिए पिछले कमरे में घुस गया। पता चला कि हैकर उन्हें कैमरों के माध्यम से हर समय देख रहा था। कैमरा सॉफ्टवेयर देखते हुए निक को यूक्रेन में हैकर का IP पता मिलता है और वह उसे एक संदेश भेजता है, जिस पर उसे केवल अपमान मिलता है। गुस्से में निक मुख्य कमरे में लौट आता है
और लीन से कहता है कि उन्हें चले जाना चाहिए। लेकिन उसी पल कुछ गुंडे रेस्तरां में घुसते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे कौन हैं। बिना एक शब्द कहे निक फर्नीचर सहित किसी भी वस्तु का उपयोग करके उनसे लड़ना शुरू कर देता है। वह अधिकांश समूह को नीचे लाने में सफल हो जाता है और जब आखिरी वाला चाकू लेकर आता है तो वह पलटवार करने के लिए एक बोतल तोड़ता है और आसानी से लड़ाई जीत जाता है। इसके बाद निक दावाई को फोन करके चेतावनी देता है कि ईमेल चारा था और अब हैकर को पता है कि वे उसके पीछे पड़े हैं। दावाई घोषणा करता है कि वे बैंक खातों का पीछा करने के लिए सुबह चीन जाएंगे। इसलिए निक और लीन बाकी रात शरारत करते हुए बिताते हैं। अगले दिन समूह पावर प्लांट पहुंचता है, जहां वे अभी भी विस्फोट के पीड़ितों को बचा रहे हैं। इमारत अभी भी गर्म है, इसलिए उन्हें कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए इंतजार करना होगा। इसके बाद वे स्थानीय पुलिस से मिलते हैं, जिन्होंने बैंक खातों के मालिकों का पता लगा लिया है। वे 3 औसत गुंडे लगते हैं जो कसार नामक एक अपराधी से जुड़े हैं, इसलिए वे हैकर के मोहरे होने चाहिए। पुलिस उनका पीछा कर रही थी और उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखी, लेकिन निक उसी समय उनके दैनिक मार्गों की जांच करता है और एक सामान्य पता ढूंढता है। दावाई और निक उस स्थान पर जाते हैं और एक लेबनानी तस्कर पर पुलिस वैन निगरानी करती हुई पाते हैं। वे वैन की सुरक्षा फुटेज की जांच करते हैं और पता चलता है कि खाता धारक हर सुबह इस जगह पर आते हैं, लेकिन केवल टेक्स्ट करते हैं। हाथ में फोन लेकर निक क्षेत्र की तलाशी लेता है जब तक कि उसे एक विशेष सिग्नल नहीं मिलता और झाड़ियों में एक छिपा हुआ ट्रांसमीटर नहीं मिलता। वे तुरंत इसे एक कंप्यूटर से जोड़ते हैं और पुष्टि करते हैं कि तीनों खाता धारकों को हैकर से संदेश लेने के लिए बस चलना होगा, जिसे वे बाद में कोई सबूत न छोड़ने के लिए हटा सकते हैं। कुछ समय बाद टीम देखती है कि तीनों खातों में पैसा चला गया है, जिसका मतलब है कि हैकर ने पैसे निकाल लिए हैं। जब दावाई निक को सूचित करने के लिए दौड़ता है तो उसे पता चलता है कि वह अपनी बहन के साथ ऐसा कर रहा था। टीम कसार का पीछा करने के लिए एक हेलीकॉप्टर से निकलती है और सवारी के दौरान दावाई निक से लीन के साथ अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करने के लिए कहता है, क्योंकि मौका है कि वो वापस जेल जा सकता है। जब तक वे स्थान पर पहुंचते हैं, टीम को पता चलता है कि निगरानी अधिकारियों को मार दिया गया है। वे इमारत में घुसते हैं और हर कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कसार और उसके गुंडे चले गए हैं। फर्श में एक छिपा हुआ मार्ग है, इसलिए टीम अपनी खोज जारी रखने के लिए नीचे उतरती है। अचानक अपराधी एजेंटों को मारना शुरू करने के लिए गोलियां चलाते हैं, जो तुरंत जवाबी गोलीबारी करते हैं। कसार भी वही है और वह एक एजेंट को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पकड़ता है। वह अपने बंधक को गर्दन में चाकू मारने से पहले कुछ और आने वाले लोगों को गोली मारता है। एक बार जब कसार और उसके आदमी सुरंग से बाहर निकलते हैं तो वे इसे उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन टीम का दूसरा आधा हिस्सा पहले से ही निकास पर इंतजार कर रहा है और वे गोलियां चलाते हैं। जबकि गुंडे उन पर जवाबी गोलीबारी करते हैं, कसार विस्फोटक सक्रिय करता है, जिससे सुरंग ढह जाती है और अंदर के सभी एजेंट मारे जाते हैं। इस बैकअप के बिना निकास पर टीम अभिभूत हो जाती है और गोलीबारी के दौरान और एजेंट मर जाते हैं। उनके पास कुछ कंटेनरों के पीछे छिपे रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिससे अपराधियों को एक नाव पर भागने का मौका मिल जाता है। जैसे ही वे रवाना होते हैं, कसार गुस्से में देखता है कि उसका एक आदमी मर रहा है। उस रात कसार मुख्य भूमि पर लौटने से पहले एक बड़े जहाज पर तस्करों से एक विशेष पैकेज लेता है। इस बीच दावाई को सूचित किया जाता है कि प्लांट का तापमान इतना कम हो गया है कि वे तुरंत मरे बिना अंदर जा सकते हैं। हालांकि ये अभी भी काफी गर्म है, इसलिए उन्हें खुद को खतरनाक सूट से बचाना होगा और तेजी से काम करना होगा। जब वे कंप्यूटर रूम में प्रवेश करते हैं तो वे देख सकते हैं कि अभी भी शव पड़े हुए हैं। गर्मी के कारण एक एजेंट गिर जाता है, इसलिए निक दावाई से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, जबकि वह काम खत्म करता है। वह एक आपातकालीन कैबिनेट को तोड़ने के लिए एक कुल्हाड़ी लेता है और सर्वर को मारता है। केवल परिणामी कंपन से छत के कुछ हिस्से गिर जाते हैं। निक तब तक चलता रहता है जब तक वो सर्वर नहीं खोलता और एक हार्ड ड्राइव नहीं निकाल लेता। फिर निक और दावाई बीमार एजेंट को एक साथ बाहर ले जाते हैं। आपातकालीन टीम द्वारा ड्राइव का तापमान कम करने के बाद वे इसे एक कंप्यूटर से जोड़ते हैं और मैलवेयर के टुकड़े पाते हैं, लेकिन कोई भी उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये बहुत दूषित है। निक को याद आता है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया था तो उसने अपनी जानकारी हटाने की कोशिश की थी, तो सरकार को उसकी जानकारी वापस मिल गई थी और कैरोल स्वीकार करती है कि उनके पास ब्लैक विडो नामक एक सॉफ्टवेयर है जो ये काम कर सकता है। वह अपने बॉस से अनुमति मांगती है, लेकिन वह इसे चीन या एक अपराधी हैकर को देने से मना कर देता है। चूंकि सॉफ्टवेयर में रिमोट लॉगिन है, निक वैसे भी इसका उपयोग करने के लिए सरकार के सिस्टम में हैक करने के लिए स्वेच्छा से भाग लेता है।
कैरोल इतनी हताश है कि वो सहमत हो जाती है और लीन को छोड़कर पूरी टीम कमरे से निकल जाती है ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो वे इसके बारे में जानने से इनकार कर सकें। निक कैरोल के बॉस को एक नकली ईमेल भेजता है जिसमें उसे अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहा जाता है और उसका मैलवेयर भी उसमें होता है। कुछ समय बाद लीन होस्टिंग कंपनी के लेखा रिकॉर्ड में घुसने में सफल हो जाती है और एक सॉफ्टवेयर को कुछ भुगतान देखती है जो सैटेलाइट टाइम किराए पर देता है। हैकर ने मलेशिया के तट की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें खरीदी है। इस बीच चीनी सरकार दावाई को बताती है कि FBI ने उन्हें निक द्वारा गोपनीय सॉफ्टवेयर में हैक करने के बारे में सूचित किया है और वे उसे वापस जेल चाहते हैं। दावाई ये बताने की कोशिश करता है कि निक के बिना उन्हें हैकर नहीं मिलता, लेकिन उसके बॉस नहीं सुनते। टीम के बाकी सदस्य इंडोनेशिया जा सकते हैं, लेकिन निक को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भेजा जाना चाहिए। सुबह दावाई लीन को एक टेक्स्ट से चेतावनी देता है, इसलिए वह और निक तुरंत चुपचाप निकल जाते हैं। कैरोल को उसके बॉस का फोन आता है जो उसे जो हुआ उसके लिए डांटता है और वह समझाने की कोशिश करती है कि उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी उसे निक को सौंपने का आदेश मिलता है। जब वह उसके कमरे में जाती है तो वो पहले ही जा चुका होता है। उन्हें पता चलता है कि निक ने एजेंट के मॉनिटर ऐप को संशोधित किया था और जल्दी से इसे ठीक करके उसका वर्तमान स्थान प्राप्त कर लेते हैं। दावाई गुप्त रूप से निक से मिलता है और उसे बताता है कि अमेरिकी सोचते हैं कि चीन के पास उसकी वजह से ब्लैक विडो है, इसलिए वह उसे भागने के लिए कहता है और वादा करता है कि वे बाद में इंडोनेशिया में मिलेंगे। लीन भी आना चाहती है, लेकिन निक को लगता है कि ये बहुत खतरनाक है, इसलिए वे तब तक बहस करते हैं जब तक वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ देती। जब कैरोल और एक अन्य एजेंट कंगन सिग्नल का पीछा करने की कोशिश करते हैं तो लीन आगे बढ़ती है और हवाई अड्डे पर निक और दावाई का इंतजार करती है। निक उससे गंभीरता से बात करता है जब तक कि उसे समझ नहीं आता कि वह एक भगोड़े को डेट नहीं कर सकती। उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है जब कार उनके पीछे फट जाती है, जिससे दावाई तुरंत मर जाता है। कसार और उसके आदमी पास ही हैं और गोलियां चलाते हैं, इसलिए निक को दुखी लीन को छिपाए रखने के लिए पकड़ना पड़ता है। उसी समय कैरोल और उसका एजेंट गोलीबारी में शामिल होने के लिए आते हैं और वे कुछ गुंडों को मारने में सफल होते हैं, हालांकि उन्हें भी जल्दी से मार दिया जाता है। निक और लीन इस व्याकुलता का उपयोग भागने के लिए करते हैं और वे सबवे स्टेशन के अंदर छिप जाते हैं। दुश्मन के उन्हें पकड़ने से ठीक पहले ट्रेन में तेजी से घुस जाते हैं। लीन घोषणा करती है कि वो बदला लेना चाहती है और निक उसे साथ लाने के लिए सहमत हो जाता है। कुछ देर बाद लीन कुछ बदमाशों को उन्हें नकली पासपोर्ट दिलाने और निक के टखने के मॉनिटर को हटाने के लिए पैसे देती है। इंडोनेशिया के बजाय वे मलेशिया जाने का फैसला करते हैं ताकि हैकर क्या चाहता है ये खोज सकें। पुलिस मॉनिटर के ऐप का पीछा कर रही है ताकि निक को ढूंढ सके, हालांकि उसे पहले ही समुद्र में फेंक दिया गया है। एक निजी विमान के मालिक को रिश्वत देकर लीन और निक मलेशिया के लिए उड़ान भरने में सफल होते हैं। वे सैटेलाइट शॉट से निर्देशांक का पालन करते हैं, लेकिन क्षेत्र खाली दिखाई देता है। अचानक उन्हें चट्टानों के बीच छिपी कुछ सीढ़ियां दिखाई देती है और वे ऊपर एक हैच खोजने के लिए चढ़ते हैं। वे अंदर देखते हैं और उन सभी मशीनों की खोज करते हैं जो स्थानीय बांध को चालू रखती है। पानी पंप मॉडल पावर प्लांट जैसा ही है, इसलिए निक ये निष्कर्ष निकालता है कि हैकर बांध को तोड़ फोड़ करना चाहता है ताकि टिन की खानों को नष्ट कर सके और टिन के विकल्प खरीदकर भाग्य बना सके। पिछले हमले केवल कोड को परिष्कृत करने का अभ्यास थे। कुछ समय बाद दोनों इंडोनेशिया पहुंच जाते हैं और बहुत सारे उपकरण खरीदते हैं जिन्हें वे अपने कमरे में अपने कंप्यूटर के साथ स्थापित करते हैं। इसके बाद निक एक पार्किंग स्थल के ऊपर एक कार में बैठता है और होस्टिंग कंपनी की इमारत पर गिरने के लिए एक वैन को छत से धकेल देता है, जिससे भारी नुकसान होता है। जल्द ही क्षेत्र पुलिस और आपातकालीन सेवाओं से भर जाता है। जब हर कोई अराजकता से विचलित होता है तो निक चुपचाप अंदर घुस जाता है और कुछ फाइलें और कोड डाउनलोड करने के लिए अपने कंप्यूटर को सर्वर से जोड़ता है। ये सब वापस कमरे में ले जाया जाता है जहां वह और लीन जानकारी की जांच करते हैं ताकि पुष्टि कर सके कि हैकर के पास रैट का तीसरा संस्करण है और वास्तव में बांध को लक्षित कर रहा है। उन्हें उसकी वास्तविक खाता जानकारी भी मिल जाती है। अगले दिन लीन बैंक जाती है और रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि उसकी मैनेजर के साथ एक प्रस्तुति है, लेकिन उसने गलती से अपने नोट्स पर कॉफी गिरा दी है। वह उसे एक नई प्रति प्रिंट करने के लिए सहमत हो जाता है और उसकी USB ड्राइव को जोड़ता है, जिससे निक को बैंक के सिस्टम में हैक करने और हैकर के सभी पैसे अपने खाते में स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है। फिर वह हैकर को एक फोन नंबर के साथ एक चेतावनी संदेश भेजता है। आखिरकार उन्हें कसार का फोन आता है, हालांकि निक हैकर से बात करने की मांग करता है और फोन काट देता है। फोन फिर से बजता है और इस बार ये साधक है जो असली हैकर और कसार का बॉस है।
निक नाटक करता है कि वो सादक के साथ टीम बनाना चाहता है और वे मिलने के लिए सहमत हो जाते हैं। चीजों के खतरनाक होने की उम्मीद करते हुए लीन स्टोर से बहुत सारी चीजें लाती है और निक अपने शरीर के लिए कुछ अस्थायी सुरक्षा बनाता है। वह आत्मरक्षा के लिए कुछ उपकरण भी छिपाता है। निक ने सादक से केवल कसार को लाने के लिए कहा था, हालांकि वह अपने सभी आदमियों के साथ आता है। लीन इसे दूर से देखती है और निक को चेतावनी देती है, जो सादक को स्थान बदलने के लिए बुलाता है। शाम को वे स्थानीय त्योहार पर जाते हैं, लेकिन सादक अपने आदमियों को फिर से लाता है। वे भीड़ में छिप जाते हैं और यदि आवश्यक हो तो नर्तकियों को दूर धकेलते हैं। निक कसार को पीछे से आश्चर्यचकित करने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी घूम जाता है और उसे अपनी बंदूक से धमकाता है। जब कसार उसे थपथ पाने के लिए काफी करीब आता है तो निक तेजी से हरकत करता है और उसका सिर पकड़कर उसे एक स्क्रूड्राइवर से मारता है। फिर निक कसार की बंदूक पकड़ता है और सादक के पास जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली मार सके, सादक के आदमी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। भीड़ घबरा जाती है, जबकि निक जवाबी गोलीबारी करता है। कुछ बार लगता है, लेकिन बदले में दोनों गुंडों को भी मार देता है। सादक के पास एक चाकू है और वह निक पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेड उसकी हुड में फंस जाता है। एक लड़ाई छिड़ जाती है और निक सादक का हाथ तोड़ने में सफल हो जाता है, जिससे एक रास्ता बनता है जो उसे बार बार सादक को चाकू मारने की अनुमति देता है जब तक कि वह मृत नहीं हो जाता। इसके बाद निक लीन से मिलने के लिए दौड़ता है, जो उसे कार में वापस ले जाती है। अस्थायी सुरक्षा के कारण निक के घाव घातक नहीं हैं और लीन जल्दी से उसे ठीक कर देती है। अगले दिन युगल इंडोनेशिया छोड़ देता है और सादक के पैसे का उपयोग करके एक नया जीवन शुरू करता है।